तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे एस चांद एंड कंपनी को। अब लास्ट वीक हमने एनालाइज़ करा था नवनीत एजुकेशंस को। अब ये जो है उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। नवनीत जैसे हमने देखा था कि मेनली स्टेट बोर्ड्स में महाराष्ट्र और गुजरात में वहाँ पे बुक पब्लिशिंग में जो है उसका ज़्यादा नाम है। वहीं एस चांद की अगर बात करें तो अगर आप कभी बचपन में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हों या फिर आपके बच्चे अगर इन बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आपने एस चांद का नाम डेफिनेटली सुना होगा। इंग्लिश ग्रामर बुक्स, मैथ्स की बुक्स, जितनी भी सिलेबस की बुक्स हैं ज़्यादातर एस चांद जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा नाम है एस चांद का। तो इससे पहले कि मैं एनालिसिस को शुरू करूं, सबसे पहले मैं दिखाता हूं एस चांद कंपनी का चार्ट। तो इस कंपनी का चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो कंपनी है एक्चुअली में 2017 में इसका आईपीओ हुआ था, लगभग 550-600 रुपये के आसपास। और वहाँ से जो है ऑलमोस्ट 80% जो है ये करेक्ट हो चुका है। आज की डेट में लगभग 100 रुपये का ये शेयर मिल रहा है। तो कम्प्लीटली एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। अगर किसी ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा तो डेफिनेटली उसका काफ़ी नुकसान हुआ होगा। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं एनालिसिस करूँ कंपनी का, ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो स्टॉक डाउन गया है 80% करेक्शन एक्चुअली में आया क्यों है, क्या रीजंस थे और क्या उनसे हमें फ्यूचर की लर्निंग्स मिल सकती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है कंपनी का स्क्रीनर का पेज। यहाँ पे आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 2017 में इनका आईपीओ आया, 2018 में ठीक ठाक डिसेंट नंबर्स थे। 659 से 794 करोड़ के रेवेन्यू हुए। प्रॉफिट्स भी 61 करोड़ से बढ़ के 107 करोड़ के हुए। लेकिन आईपीओ आने के एक साल बाद आप देख सकते हैं कि कैसे जो रेवेन्यू है ये 794 से गिर के 522 करोड़ का रह गया। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 25-30% की गिरावट है सेल्स में। प्रॉफिट्स जो 107 करोड़ के प्रॉफिट्स थे यहाँ पे लॉसेस में चले गए। और फिर 2020, 2021 और 2022 का तो हमें पता ही है कि 2020 में कोविड आया था। 2021 में भी स्कूल्स बंद थे, 2022 भी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करा था ठीक से। तो ये जो है 20, 21, 22 इनको हम अभी इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था, ये जो प्रॉफिट्स थे अचानक से ये लॉसेस में क्यों बदल गए, राइट? तो जब मैंने ये देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया और मैं सबसे पहले गया 2019 की एनुअल रिपोर्ट पे देखने के लिए कि इसका रीज़न क्या था। तो इसका रीज़न जो कंपनी ने बताया अपनी एनुअल रिपोर्ट में FY19 की, वो ये था कि FY19 वॉज अ वन ऑफ ईयर ऑन द बैक ऑफ डिसरप्शन इन द मार्केट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 2018 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ड्राफ्ट वो निकाला था नोटिफिकेशन NEP का, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो बहुत पहले बनी थी, आज से 15 साल पहले बनी थी। आई थिंक 2005 में बनी थी। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी इससे पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है एजुकेशन का चेंज होने वाला था। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं बात करूं तो 2018 में इसका ड्राफ्ट आया था, 2019 में इसका ड्राफ्ट फाइनल हुआ, 2020-21 में कोविड आया तो वहाँ पे जो है ये सब डिलेस हो गए। अभी भी 2022 में भी इसका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो एक्चुअली में अभी तक लागू नहीं हुई है। फिलहाल जो मेन बातें इस एजुकेशन पॉलिसी में कही गई थी वो ये थी कि बेसिकली जैसे अभी क्या होता है कि या तो आप आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं, राइट? तो बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट्स को ला के आप चाहें तो कॉमर्स के साथ आप मे बी एक साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली जो लाइंस हैं उन्हें ब्लर किया जाना था। जो पूरा का पूरा कोर्स था उसे और ज़्यादा इंट्यूटिव बनाना था। 10th के बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म कर रहे थे तो बेसिकली एजुकेशन को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश थी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे चेंजेस थे। इसके ऊपर आप डिटेल में जो है काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में क्या चेंजेस आने थे। बट इन शॉर्ट इस कंपनी के लिए जो चेंजेस आने थे वो ये थे कि इस कंपनी का जो सिलेबस था वो पूरा का पूरा रीवैम्प हो जाना था। जब भी ऐसा कुछ होता है तो नई बुक्स आती हैं, सिलेबस को उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है ताकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बुक्स जो है छप सकें। तो इसलिए हुआ क्या, जितने भी स्कूल्स थे उन्हें ये डर लगा कि उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है यानी कि उनके पास जो बुक्स पड़ी हैं वो शायद अब चेंज हो जाएंगी, राइट? तो उन्होंने नई बुक्स कम खरीदी, साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी उसे लिक्विडेट कर दिया, राइट? तो यानी कि उन्हें यूज़ करा और नई बुक्स को जो है कम प्रेफर करा।
और इस डर की वजह से इनकी पूरी ओवरऑल सेल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई और इनफैक्ट काफ़ी सारे स्कूल्स ने जो एक्स्ट्रा बुक्स थी वो वापस रिटर्न करी। तो ये अपने सारे जो पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, उन्हें ये ऑप्शन देते हैं कि आप साल के एंड में, बेसिकली इनका जो मेन साल होता है वो साल की शुरुआत में ही होता है, यानी पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, स्कूल खुलने से पहले पहले। और एक बार स्कूल खुल जाता है फिर सब लोग ऑलरेडी बुक्स खरीद लेते हैं। बाकी 3 क्वार्टर में बहुत ही कम रेवेन्यू जो है करती है ये कंपनी। तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आए। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में बता रहे हैं कि FY19 वॉज इम्पैक्टेड ड्यू टू हायर इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग इन्होंने क्यों करी? प्रोविजनिंग इन्होंने इसलिए करी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो चैनल पार्टनर्स थे उन्होंने अपनी बुक्स रिटर्न करी। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो इन्होंने जितना माना था उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स थे। इसका मतलब ये है कि जो 2018 से 2019 तक एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, राइट, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा बुक्स बेची लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आ गए, तो इसीलिए इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ी। उसके अलावा 40% हायर एक्चुअल सेल रिटर्न, उसके अलावा लोअर सेल ऑफ टेक इन दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन दी एंटिसिपेशन ऑफ NEP, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इनके बिजनेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये करते क्या हैं। तो ये जो है बेसिकली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बुक पब्लिशर्स हैं जो कि कोर्स यानी सिलेबस की जो बुक्स हैं बुक्स वो पब्लिश करते हैं। ये 2000 से ज़्यादा ऑथर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं जो इनके लिए बुक्स लिखते हैं और ये उन्हें पब्लिश करते हैं, स्कूल्स को सेल करते हैं। 12,000 से ज़्यादा इनके पास टाइटल्स हैं, 45 मिलियन बुक्स पर ईयर सेल करते हैं और आज की डेट में ये 80 साल पुराना बिजनेस है और थर्ड जनरेशन जो है इस बिज़नेस में और अब जो है अभी आज की डेट में काम करती है। तो ये जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट आया इस कंपनी के ऊपर 2019 में, तो उसमें कंपनी ने किया क्या? अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ की इवेंट्स हैं जो इस बिज़नेस में हुए हैं लास्ट 2-3 सालों में, जो कि कंपनी का फ्यूचर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताती है कि वी टुक अ कॉन्शियस डिसीजन टू वर्क विद प्रेफर्ड चैनल पार्टनर। इन शॉर्ट इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न करा, जो कि टाइमली पेमेंट नहीं करते थे, एक एक साल तक पेमेंट को डिले करते थे। उनकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते थे आगे जाके। तो इन्होंने ऐसे चैनल पार्टनर्स के साथ वर्क करना बंद कर दिया। इन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस ही चेंज कर दिया और इनका जो है बेसिकली ये अपना इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया ईशान 3.0 बोल के, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई हम बेसिकली ऐसे पार्टनर्स के साथ काम करेंगे जो हमें टाइम से पेमेंट करेंगे, जो है ऐसे स्कूल्स जो कि टाइम से पेमेंट नहीं करते, हम ऐसे स्कूल्स को बुक्स सप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने रेवेन्यू को कम कर लेंगे लेकिन हम अपने कैश फ्लोज को मेंटेन रखेंगे, राइट। तो इन सब का हुआ क्या बेसिकली इन सब से कि इनके ओवरऑल अभी आगे दिखाऊंगा कि कैसे इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो तो डिक्लाइन कर गए, प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन कर गए, लेकिन कैश फ्लोज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर गए और इनके जो ओवरऑल बोरोइंग है वो ये कम कर पाए। तो कैश फ्लोज का मतलब ये है कि एक्चुअल कैश, तो कैश जो कि भले रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि हाँ भाई हम बहुत ज़्यादा बुक सेल कर रहे हैं, लेकिन कैश नहीं मिल रहा था उतना ज़्यादा। यहाँ पे जब ये पॉलिसी इन्होंने पूरी की पूरी चेंज करी तो कैश फ्लोज एक्चुअली में आना शुरू करे, इन्वेंट्री डेज कम करना शुरू हो गए, वर्किंग कैपिटल डेज कम होना शुरू हो गए। तो ये सब एक्चुअली में अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो कंपनी कहती है द कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट दैट इट वुड रीगेन द प्रेफर्ड पार्टनर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। फिलहाल नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हुआ क्या हमें सबको पता है, ये 2019 की है, तो 2020 में कोविड हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा और 2021 भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहा। अब यहाँ पे एक मुझे इनकी एक स्लाइड मिली इनकी एनुअल रिपोर्ट में जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताती है। ये बता रहे हैं कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंटिन्यूसली डिले हो रही है। 2018 में सबसे पहले आया था ड्राफ्ट, 2019 में न्यूज़ आर्टिकल आया, 2019 में यहाँ पे जो प्रकाश जावड़ेकर जो बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका एक इंटरव्यू आया, फिर मई 2019 में, और अभी भी ये कंटिन्यूसली डिले हो रही है। अब यहाँ पे पब्लिशिंग बिजनेस के साथ साथ कुछ ऑप्शनैलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे इनके कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जिसमें इनके एक ऐप है लर्नफ्लिक्स बोल के, एक माइलस्टोन बोल के, बेसिकली ये लोग स्कूल्स को ऑफर करते हैं एक प्रोग्राम जो कि लर्निंग में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे एजुकेट 360 बोल के एक प्रोग्राम है और साथ साथ कुछ और बेसिकली एसेट्स हैं इनके पास, जैसे टेस्ट कोच, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, टेस्ट बुक, स्मार्टिविटी, आई न्यूरॉन, बेसिकली इस तरीके की कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि टेस्ट बुक में जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी इन्होंने लगभग जो है 25 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, यानी 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, और आज की जो लेटेस्ट वैल्यूएशन है उस हिसाब से इनका स्टेक 20 करोड़ का है। स्मार्टिविटी में इनका स्टेक 15 करोड़ का है, इन्होंने इन्वेस्ट किए थे लगभग 2 करोड़ रुपए। आई न्यूरॉन में लगभग बेसिकली 6% स्टेक है, तो लगभग 10 जो इनका स्टेक की वैल्यू, जो पूरी कंपनी की वैल्यू है वो 100 करोड़ बोल रहे हैं, तो
लगभग 6-7 करोड़। तो यहाँ पे जो है ये 20-30 करोड़ रुपए जो है ये बेसिकली इन एसेट्स को मोनेटाइज करके ये लोग कमा सकते हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट कॉन कॉल में ये बोल भी रहे थे कि कुछ एसेट्स को ये लोग, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को एक्चुअली में सेल आउट करेंगे और उससे डेट रीपे करेंगे। अब यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी एसेट्स हैं ये बेसिकली अभी इतना ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, और इस वजह से जो है जो अभी भी मेन बिजनेस है वो पब्लिशिंग बिजनेस ही रहेगा। तो अब मैं बताता हूँ, जैसा मैं कह रहा था कि कंपनी बोल रही है कि हम कैश फ्लोज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये इनकी रीसेंट कॉन कॉल से मुझे एक स्निपेट मिली। तो ये बोलते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन 800 करोड़ रेवेन्यू, ये 2019 की बात कर रहे हैं कि 2019 में 800 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्चुअली में सिर्फ 38 करोड़ था। वहीं आज की डेट में हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 100 करोड़ का हो गया है, जबकि रेवेन्यू उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 450-500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं आर फोकस इज़ टू कन्वर्ट एबिटा इनटू कैश। तो जैसा मैं, तो चलिए अब बिजनेस तो समझ में आ गया, अब मेनली कुछ रिस्क और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैनेजमेंट की फ्यूचर की गाइडेंस भी आपको बताऊँगा। तो जैसा हमें पता है कि कोई भी स्टॉक अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ना सही अपनी फ्यूचर के परफॉर्मेंस के हिसाब से चलता है, राइट। तो जैसा फ्यूचर रहेगा उसी हिसाब से, पास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है हमने देख लिया, पर क्या फ्यूचर हमें पास्ट से ज़्यादा ब्राइट लगता है और क्यों लगता है? तो मेनली मुझे लगता है कि फ्यूचर पास्ट से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और उसका प्राइमरी रीज़न जो है वो ये है कि बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नंबर 1 ट्रिगर है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है मोस्ट लाइकली। वो कोई गारंटीड तो नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो है FY23 में जो है आएगा। तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो FY24 से आना शुरू होंगे। अभी भी 1-1.5 साल का टाइम है उसके रेवेन्यूज़ आने में, लेकिन कंपनी बोलती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो जितनी भी पुरानी बुक्स सिस्टम में चल रही हैं वो सारी की सारी बुक्स स्टूडेंट्स नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि बुक्स चेंज हो जाएंगी, राइट। और जब भी ऐसा होता है, हमने नवनीत के केस में भी देखा था, तो हमेशा जो है एक सडन सा जंप आता है 20-25% का, राइट। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है FY24 के लिए मोस्ट लाइकली। उसके अलावा जो ऑब्वियस ट्रिगर है वो तो ये है कि भाई कोविड अभी थोड़ा कम है, सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, तो स्कूल रीओपनिंग का जो है वो काफ़ी बड़ा ट्रिगर है। उसकी वजह से जो रेवेन्यूज़ हैं उनमें इस साल कंपनी की गाइडेंस है, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक स्नैपशॉट। तो कंपनी गाइडेंस दे रही है कि इस साल हम 600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे FY23 में, और 25% ग्रोथ है लास्ट ईयर से। और प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो इनफैक्ट बोल रहे हैं कि हम 16-18% की एबिटा मार्जिन्स करेंगे। उसके अलावा एक और गाइडेंस कंपनी दे रही है कि हम अपनी इन्वेंट्री डेज को और ज़्यादा कम करेंगे, रिसीवेबल्स को और ज़्यादा कम करेंगे। तो रिसीवेबल्स के बारे में बोल रहे हैं कि हम 180 डेज पे लेके आएंगे फ्रॉम 210 डेज, और जो बेसिकली टोटल इन्वेंट्री है सिस्टम में वो 80 करोड़ की करेंगे फ्रॉम 90 करोड़। साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो ये जो टारगेट्स हैं इन्हें और ज़्यादा हम रिवाइज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये थी कुछ की अपॉर्चुनिटीज़। अब साथ साथ कुछ रिस्क भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है पेपर प्राइजेस। तो कंपनी बोल रही है कि हमारा 1-2% यानी 100-200 बेसिस पॉइंट्स जो मार्जिन है वो कंप्रेस होगा, क्योंकि पेपर प्राइजेस हाइक जो हैं वो हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए। तो ये मैं हिस्टोरिकल लेवल से बता रहा हूँ। हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये कंपनी के मार्जिन जो थे वो लगभग 20 से 22% के रहे हैं। तो मतलब हम मान सकते हैं कि 17-18% के मार्जिन, एबिटा मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ, तो इतने मार्जिन्स लगभग जो है ये लोग कर पाएंगे इस साल। नेक्स्ट रिस्क हो सकता है कि अगर एनसीपी और ज़्यादा डिले होता है तो उस वजह से और ज़्यादा बेसिकली जो ग्रोथ ट्रिगर है वो और ज़्यादा फ्यूचर में डिले हो सकता है, लेकिन होना तो डेफिनेटली है। आज होगा कल होगा नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट 2-3 सालों में तो डेफिनेटली होना ही होना है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है ऑब्वियसली ई लर्निंग की। अगर ई लर्निंग के बेसिकली अगर फिजिकल बुक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, लोग ई लर्निंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। हालांकि पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ ई लर्निंग मुझे लगता है एक हाइब्रिड मॉडल बनेगा कि भाई बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन भी होगी और साथ साथ बुक्स भी लेनी पड़ेंगी। आई डोंट थिंक अभी वो टाइम आया है कि हम बेसिकली बुक्स को पूरी तरीके से जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। और इनफैक्ट ज़्यादातर पेरेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो वो फिज़िकल बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू स्क्रीन टाइम। अब दिखा देता हूँ कंपनी की मैनेजमेंट की सैलरी। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट 1.29 करोड़ की सैलरी लेती है, जिसमें 1.12 करोड़ फिक्स्ड है और 3.52 करोड़ बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस है। तो एक रीज़नेबल सैलरी है गिवन द साइज़ ऑफ द कंपनी। मुझे लगता है 1 करोड़ से कम तो आजकल कोई भी सैलरी किसी भी कंपनी में नहीं ले रहे हैं। फाइनली बात कर लेता हूँ वैल्यूएशन की और फिर कंक्लूजन कि मैं इस कंपनी में क्या कर रहा हूँ।
तो वैल्यूएशन में बेसिकली मैंने किया क्या है कि 2023 में मैंने 600 करोड़ का ही रेवेन्यू माना है, जो कंपनी गाइड कर रही है मुझे लगता है काफ़ी हद तक पॉसिबल है। 25% ग्रोथ होती है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स मैंने 18% के माने हैं, तो मोटा मोटा मुझे लगता है इस साल जो है 35% के आसपास के प्रॉफिट्स करेंगे। और जो कि मुझे लगता है 2025 में मैंने 15% का एक थोड़ा सा जंप माना है, क्योंकि मुझे लगता है तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जानी चाहिए। तो ग्रेजुअली बाकी सालों में 10% की ग्रोथ मानी है। तो इन शॉर्ट ये जो कंपनी का स्टॉक है, तो इन शॉर्ट कंपनी का स्टॉक आज 100 रुपये का है। मुझे लगता है 2026 में 224 रुपये का होगा एट अ 10 PE। और इस रेट पे जो 100 रुपये का स्टॉक है, उस रेट पे मुझे लगता है एक 22% का केगर बनता है। तो इन शॉर्ट टू कंक्लूड, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है। नेक्स्ट 2-3 साल में जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल होगी। तो जनरली मतलब अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना भी करें तो होता क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी वापस से ट्रांजिशन कर रही होती है, राइट, तो जब भी कंपनी का जो फ्यूचर है वो ख़राब होता है तो कंपनी का स्टॉक, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली फ्यूचर को बेसिकली जैसा जैसा फ्यूचर होता है उस हिसाब से ही चलती है, राइट। तो अगर फ्यूचर ख़राब होता है तो कंपनी का स्टॉक फ्यूचर ख़राब होने से पहले ही जो है गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब फ्यूचर अच्छा होता है तो कंपनी का स्टॉक एक्चुअली में फॉरवर्ड लुकिंग होता है स्टॉक, राइट, तो फिर उससे पहले ही जो है स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर डेफिनेटली प्रेजेंट से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इस साल सिर्फ 7-8 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं। हिस्टोरिकली मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाता हूँ 100 करोड़ के भी प्रॉफिट कमाए हैं। हालांकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो रेवेन्यूज़ थे वो रिवर्स हो गए थे 2019 में, जैसे मैंने बताया। बट 2017 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल ईयर है, और यहाँ पे 61 करोड़ के प्रॉफिट करें। तो अगर मान लीजिए आज से 1-2 साल में ये 61 करोड़ के प्रॉफिट भी कर लेते हैं, राइट, तो 61 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से 347 करोड़ का जो है पूरा का पूरा कंपनी मिल रही है, तो लगभग 5.5 का PE बनता है, राइट। इन शॉर्ट ये है पूरी कंपनी की थीसिस। तो 347 करोड़ को अगर मैं 61 से डिवाइड करूं, 347 डिवाइडेड बाय 61 तो बनता है 5.68 का PE। अब यहाँ पे साथ साथ कुछ और ट्रिगर्स भी हैं फ्यूचर के, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने ही वाली है। तो अगर कोई भी जना 2-3 साल होल्ड करने की हिम्मत रखता है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट की कंडीशंस ऐसी हैं कि इस समय स्टॉक सारे ही जो अगर स्मॉल कैप्स हैं तो भयंकर तरीके से करेक्ट हो रहे हैं, राइट, हम सबको पता है हो क्या रहा है। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि इसमें मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये है पूरा का पूरा क्रैश 2000 कोविड क्रैश। अब यहाँ पे जो है बॉटम बना था लगभग 38 रुपये का, उसके बाद ये अप ट्रेंड में जो है जाना शुरू हो गया था। अब ये जो अप ट्रेंड है ये 152 रुपीज़ तक गया था, लेकिन उसके बाद जो है ये जब से करेक्शन आना शुरू हुआ है कोविड का, उसके बाद जब से ये करेक्शन आना शुरू हुआ है तब से जो है ये एक वापस से एक डाउन ट्रेंड में, जो अप चैनल था उसे यहाँ पे ब्रेक करके वापस से एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो आपको ये जो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं अब ये इस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो इन शॉर्ट मेरा क्या मतलब मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मैं अभी छोटी कंपनी से थोड़ा दूर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। और ऐसे टाइम्स में होता क्या है, मैंने पर्सनली जो 2017 से लेके 2019 का जो मिड कैप और स्मॉल कैप क्राइसिस आया था वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ऐसे समय पे भेड़ चाल हो जाती है, सब बस बेचो 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 बेचो, ऐसा हो जाता है, और वैल्यू जो है वो और ज़्यादा वैल्यू बनती चली जाती है, राइट। और ऐसे ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते कि आएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा अगर ये जो 100 रुपये का स्टॉक है ये गिर के 70 रुपये का हो जाए, राइट। तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा यहाँ से अगर इतना ज़्यादा करेक्शन आ जाए। बट यहाँ पे वैल्यू डेफिनेटली है, तो फंडामेंटली वैल्यू मुझे लगती है टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक है, सारे ही स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो मैं पर्सनली यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करूँगा। अगर ये चैनल ये जो है बेसिकली जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल है वो जब ब्रेक होगा ऊपर की तरफ, तो यानी कि वापस से मोमेंटम आना थोड़ा शुरू होगा, तब मैं इसमें एंट्री लूँगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि 100 या फिर वर्स्ट केस में कम से कम ये जो इसका चैनल है इसका लोअर एंड जो कि लगभग 88-89 रुपीज़ के आसपास है उस पर एंट्री करूँगा, और वो भी थोड़े से अमाउंट में, और फिर धीरे 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 जो है उसे बढ़ाऊँगा। और मेरा तो पहला उसूल है कि मैं बेसिकली फॉलिंग नाइफ्स कैच ही नहीं करता। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ स्मॉल कैप्स में, और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि बेसिकली मैं जनरली एवरेज अप करता हूँ। तो जब अप ट्रेंड में होती है कंपनी तो यहाँ पे
सेंटिमेंट मुझे लगता है आने वाले 1 साल में पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली होगा। कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। जब होगा, मैं एनालाइज कर चुका हूँ कंपनी को, वैल्यू डेफिनेटली लगती है, तभी मैं इस कंपनी को अग्रेसिवली बाय करूँगा। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इस बार मैंने थोड़ी सी इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी डालने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे क्या हो रहा है कि टेक्नो फंडा टाइप की इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ। आजकल मैं जितनी भी बाइंग और सेलिंग करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेता हूँ। और प्राइमरी रीज़न उसका ये है कि अगर मार्केट के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं जहाँ पे फंडामेंटली अगर आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा भी है तो भी आपको जो आपकी बेसिकली एक एवरेज बाइंग प्राइस है उससे भी काफ़ी ज़्यादा, या जो आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, क्योंकि कंपनी जनरली डाउन ट्रेंड में होती है या फिर बेसिकली टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इसलिए बेसिकली मैंने टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स करा है, और मैं फ्यूचर के सारे ही एनालिसिस में थोड़ा बहुत आपको चार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।